सबसे पहले आई एम सो सॉरी अबाउट योर लॉस, रियली. हाउ आर यू डीलिंग विद इट? आई एम ओके. जैसे कि आप जानते हो, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट मिसकैरेज. पहली मिसकैरेज पे तो मेरी और आपकी फ़ोन पे बड़ी लंबी बात हुई थी एंड आपने मुझे बहुत तसल्ली भी दी थी. और इस बार ऑब्वियसली जब भी फिर एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाए तो इंसान घबराया हुआ ही रहता है कि फिर से ना हो जाए. बट आई वॉज ऑल्सो क्वाइट हैप्पी एंड बबली एंड मैं अपना काम भी कर रही थी, मॉर्निंग शो भी, बाकी सब चीज़ें भी कर रही थी, बट मतलब बहुत ध्यान से और बहुत एहतियात से. मिसकैरेज से तो जो मैं हिली, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्स आए, आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट किया. दैट इज़ व्हाई यू शेयर्ड योर फीलिंग्स ऑन यूट्यूब और अपने शो में. वो मैंने फैट शेमिंग से रिलेटेड की. वो तो प्रेगनेंसी के दौरान भी लोग कमेंट कर रहे थे कि लग रहा है आपको लाहौर की हवा लग गई है. तो मैंने कहा मतलब मोटी हो गई हैं. फिर लोग जो उनको टर्म्स आते हैं, तेरा फैटी सी हो गई हैं. मैंने कहा फैटी सी हो गई, फैटी लिवर तो सुना था, फैटी इंसान नहीं सुना था. बट एंड हेल्दी जो एक इतना खूबसूरत वर्ड है, उसको अब इतना नेगेटिव बना दिया गया है ये कह के कि वो बड़ी हेल्दी हो गई है. बात सिर्फ इतनी है कि देखें, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके वेट के ऊपर कमेंट किया जाए. अगर कोई अंडर वेट है उसको भी नहीं पसंद, कोई ओवर वेट है उसको भी नहीं पसंद, कोई एवरेज वेट का भी है तो वो भी ये नहीं सुनना चाहता कि थोड़ा वजन कम कर लो, थोड़ा बढ़ा लो. मेरा तो ख्याल है सबको पता होता है उसके, अगर वो मोटा है तो उसको पता होता है, वो बहुत पतला है वो भी उसको पता होता है. बताने की जरूरत क्या होती है? तो यही वाली बात है ना, हम एज ए सोसाइटी बहुत ज्यादा साउथ एशिया में, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, पूरे साउथ एशिया में हमें आदत है लोगों का मुंह रगड़ने में रियलिटी के अंदर, और ऐसी रियलिटी जो नजर आ रही होती है. यार मुझे जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा चुभे मिसकैरेज से रिलेटेड, वो ये था कि मुझे बहुत से लोगों ने, बल्कि कुछ दिन पहले ही, मुझे नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है, और कोई भी इंसान मेरे नहीं ख्याल से कि बदनीयती से बात करता है. कभी कभी हम इन कंसिडरेशन में विदाउट रियलाइजिंग कह देते हैं. तो मुझे एक लड़की ने, जो आई थिंक शी इज़ 24 और उनका बेटा और बेटी दोनों हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि एहतियात नहीं की होगी, काम ज़्यादा कर रही होगी आप. मैं कहा बेटा 20s में और 30s में प्रेग्नेंट होने में बड़ा फ़र्क है, और माशाल्लाह आपके 2 हेल्दी बच्चे, अल्लाह का बहुत शुक्र है आपको कभी इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा. लेकिन वैसे ही जब मिसकैरेज हो जाती है तो इंसान अपने आप को कोस रहा होता है, हज़ार अपने आप से सवाल पूछ रहा होता है, और जब कोई घूम के आपको ये कहता है आपने आराम नहीं किया होगा, आपने एहतियात नहीं की होगी, तो अगले का दिल टूट जाता है. कहती नहीं लेकिन आप काम कर रही थी, आप सारा कुछ कर तो रही थी. मतलब शी डिडंट स्टॉप. और ये एक बंदा नहीं है, हर बंदा जो है वो फील करता है कि वो आपको बताए कि आपने क्या गलत किया होगा. मेरा एक्चुअली दिल चाहा एट वन पॉइंट चीख के कहने का कि आपको लगता है मैंने अपना बच्चा खुद मारा है. ओह माय गॉड. नहीं, बट वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन कॉमन जिनकी मिसकैरेजेस हुई हैं. एंड बाय द वे मैं ये बात तो ज़रूर शेयर करूंगी कि डू यू नो कि बहुत से लोग जो हैं वो मिसकैरेज के बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो शर्मिंदा होते हैं. भाई मिसकैरेज एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, बड़ी अजियतनाक चीज़ है, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है. इट्स नेचर्स वे ऑफ करेक्टिंग इटसेल्फ. कभी कभी बॉडी बेबी को रिजेक्ट कर जाती है, कभी कभी बेबी टिक नहीं पाता, कभी आपके यूट्रस में प्रॉब्लम, कभी एज की हज़ार चीज़ें होती हैं. लेकिन किसी को ये महसूस कराना कि इट मस्ट बी देयर योर फॉल्ट, मतलब इनडायरेक्टली तो यही बात होती है ना. आई नो. काम छोड़ देती. अच्छा, अब मैं, मेरे जैसा बंदा जो इज सो हाइपर, आप सोच सकते हो आप जैसा बंदा who's a relaxed, you're a happy hyper person but you're a very even tempered, very chill person. I was working till the night. मतलब जब अगले दिन नूरे जहां जब डिलीवर हुई हैं, मैं उससे एक रात पहले तक एडिटिंग कर रही थी. Exactly. And that's the way we are. मैं ऑन एयर थी 27th of December जब हसन पैदा हुए, मैं ऑन एयर थी. मैं काम से निकली हूँ और मुझे लग रहा था, मुझे ऑन एयर ही लग रहा था कि कुछ मामला जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, दर्दें हो रही हैं. और वो 8th मंथ था, वो मेरा भी 9th मंथ स्टार्ट, बिल्कुल 8th मंथ का एंड था, 9th की बिगिन. मुझे लगा कि कुछ ऑफ है. मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो बेबी आने वाला है. तो मैंने तो, और मैंने लास्ट डे तक वैसे ही काम करना था. मुझे जो कहते हैं वट जिस चीज़ का है वो ये है कि हम इतने ज़्यादा अदम बर्दाश्त, इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट क्यों हो गए. हम क्यों लोगों को, मतलब अगला वैसे ही अजियत से गुजर रहा है, उसको मजीद और टॉर्चर करने का क्या रीज़न है? What do you think? क्या रीज़न है? आई थिंक हमें कभी सही तरीके से गाइड नहीं किया गया ना. हम लोग जब बैठे होते तो याद है बचपन में ओपनली पेरेंट्स पूछ लेते थे, अच्छा बेटा जॉब स्टार्ट की, सैलरी कितनी है आपकी, बेटा आपकी एज क्या है, आपकी शादी नहीं हो जानी चाहिए थी अभी तक. ये बातें बड़ी नॉर्मल और बड़ी कॉमन है. इवन
आप रोजा रखते हैं? बेटा आपने रोजा रखा है? अब एक लड़की से ये सवाल पूछना कि रोजा रखा है कि नहीं, आउट ऑफ 30 डेज कोई 5 से 7 दिन तो ऐसे हैं जब वो रोजा रख ही नहीं सकती है। तो अगर एक लड़की कहती है नहीं, और मेरे सामने मैंने रमजान ट्रांसमिशन जितनी होस्ट की हैं, आपने भी की हैं, आप मुझे बताएं कि रमजान ट्रांसमिशन में लाइव मेरे से किसी ने पूछा आपका रोजा और मेरा नहीं था, मैंने कहा जी नहीं, क्यों नहीं रखा? अब मैं अगर ऑन एयर कह देती कि जी मुझे पीरियड्स हैं, oh my God. तो उस वक्त तो एंकर की क्या इज्जत रहनी थी, मेरी क्या इज्जत रहनी थी, ऑन एयर क्या इज्जत रहनी थी? बात सिर्फ इतनी है कि हम तो पीरियड्स, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, इन चीजों पे बात ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। हम अभी तक पैड से कंफर्टेबल नहीं हो सके। भाई एक बच्ची को रिसेंटली स्कूल में एक मेल टीचर ने शदीद जलील किया। ये एक एक्चुअल न्यूज़ स्टोरी है। एक लड़की को पीरियड्स हुए, वो उसके पहली दफ़ा था शायद, तो उसको नहीं पता था, तो पीछे से उसके स्टेन था, उसको उसके मेल टीचर ने जलील किया इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। आप सोचें कि वो बच्ची कितनी ट्रॉमेटाइज होगी। ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और ज़्यादातर पेरेंट्स बताते नहीं है, माँ नहीं डिस्कस करती, वो कहती हैं कि यार जब होगा तो बता देंगे। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन है, जैसे अगर बच्चा पूछे कि मामा व्हाट इज सेक्स, तो हम जरा कच्चे हो जाते हैं कि बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हमें इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अभी जो कसूर में वाक़यात हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं, और अभी भी जो हैं ये केसेस, ये फुली रिपोर्टेड केसेस नहीं हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। 51% लड़कियाँ, 49% लड़के। और जुगन, ये तो वो केसेस हैं जिसमें बच्चे खुदा ना खास्ता मर जाते हैं या बहुत तकलीफ में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पता भी नहीं चलता और बच्चे मोलेस्ट हो रहे होते हैं। या पता चलता है और माँ बाप इस डर से और इस शर्मिंदगी से कि उनका तमाशा बना दिया जाएगा और हमारे बाकी बच्चों का क्या होगा। देखिए ज़ैनब का जो केस हुआ, उस केस में मीडिया की कुछ ये फॉल्ट ज़रूर थी कि उस बच्ची की तस्वीर इतनी चलाई, भैया ब्लर करके चला दें। आप क्रिमिनल की शक्ल ब्लर करके चलाते हैं और जो विक्टिम होता है उसको पब्लिकली आप एक उसका तमाशा बना देते हैं। मैंने भी रिसेंटली अपने प्रोग्राम पे जुगन एट 9 पे ये शो किया और हमने विक्टिम्स को नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे केस में जब आप विक्टिम्स को बुलाते हैं जो खुद पब्लिक में नहीं आना चाहते, तो फिर आप उनको जिच करते हैं। देखिए एज मीडिया हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़त उमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुगन काज़म की एक जिम्मेदारी है, चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम इसका नहीं ख्याल करते। सिर्फ रेटिंग और टीआरपीस की गेम है, इसीलिए तो अब यूट्यूब की तरफ हम सब मुड़े। नोट किया था कि कितने प्लेस बनना शुरू हो गए थे इस टॉपिक के ऊपर, और बच्चों के उडारी जब बना तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। मेरी एहसन खान से फोन पे बात हुई थी जिस दिन हमने ये कसूर वाले इशू पे बात की, एंड मुझे यही बात ऐसे नहीं की कि सारों ने उस पर तनकीद की, हर किसी से ने नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया, बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? सब ने फिर दाद दी, वेल डन, आपका अवार्ड, आपका अवार्ड। तो व्हाट डू यू थिंक कि इन टॉपिक्स में हमें प्लेस बनाने नहीं चाहिए? या भाई अगर आप खुद नहीं बच्चों से बात कर सकते, खुद नहीं उनको गाइड कर सकते, तो कम से कम उनको टीवी प्लेज या स्कूल के अंदर किताबें, गुड टच बैड टच में डिफरेंस, इन चीजों पे तो काम करें ना। अगर माँ बाप ऑकवर्ड है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं भी माँ हूँ, आप भी मदर है, हम थोड़े से हो जाते हैं। विजिलेंस भी है, लेकिन देखें इसमें ये वाला सवाल आ जाता है कि क्या रियासत फेल कर गई है या सोसाइटी फेल कर गई है? सवाल तो ये उठता है ना। हम एज अ सोसाइटी कुछ जगहों पे फेल की है, रियासत भी कुछ जगहों पे फेल की है, और अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो चेंज आएगा। जो मुझे दूसरी चीज बहुत बॉदर करती है, हम एक बंदे को टारगेट करके कहते हैं इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। अब अगर वो इंसान कुछ करने की पोजीशन में होता है ना, तो इफ़त जी फिर क्या होता है? वो इंसान जिच हो जाता है, वो कहता है मैं नहीं करता कुछ, खसमानु खाओ। आपने लोगों को साथ लेके चलना है। वो कहते हैं ना, थिंक आउटसाइड द बॉक्स बट वर्क विद इन द बॉक्स। अगर डब्बे के अंदर रह के सब लोगों को साथ लेके चलोगे तो चेंज आएगा। अगर बाहर खड़े होकर चीखे मारते रहोगे तो क्या होगा इफ़त जी? लोग नोटिस करेंगे, 1-2 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम टीवी पे उसके बारे में होंगे और बात खत्म हो जाएगी। जब तक अगला बच्चा मरा हुआ नहीं मिलेगा, उसके बाद यही होगा। कसूर वाले केस में 300 से ज्यादा थे केसेस। वो एक बंदा जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चों के साथ ज्यादती की थी, उसको वो जो पब्लिक हैंगिंग सारा कुछ वो तमाशा हुआ, बात खत्म हो गई। वो जो पेरेंट्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन कौन करेगा? जिसकी औलाद टोटो में उसने दफन की है, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? Who is going to take responsibility? बड़े आराम से लोग कहते थे माँ बाप को ख्याल करना चाहिए था। भाई जिस घर में 15,000 रुपए सैलरी है दीदी, और दूसरे मतलब, और चलो माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकें, वो क्या करें? नौकरियां छोड़ के घर बैठ के बच्चों पे के पैरे दें? तो फिर क्या कर सकते हैं? ये जानवर तो इंसान के अंदर कहीं कभी किसी वक्त भी आ सकता है। बट जानवर भी ऐसे नहीं करते
बात तो ये तो जानवर भी ऐसे नहीं करते, ये तो कोई और ही मखलूक है। पर ये है मखलूक, और उससे ज्यादा है जितना हम मानने को तैयार हैं, उससे बहुत ज्यादा है। बट दैट्स द पॉइंट, अगर हम कलेक्टिवली काम करेंगे